नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने गुलाम वंश के इल्तुतमिश के बारे में, यानी गुलाम वंश के जो शासक थे इल्तुतमिश, उनके शासन से संबंधित कि भाई वो किस प्रकार से राजा बने थे और राजा यानी सुल्तान बनने से पहले उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा था, किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा था उनके शासन के दौरान। अब पिछली वीडियो के माध्यम से हमने ये चीज जानी थी और जो बच गया था इल्तुतमिश जी के शासन से संबंधित, वो इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं इल्तुतमिश जी के बारे में, जो कि गुलाम वंश के शासक थे। ठीक है, यहां तक हम कवर कर चुके थे कि जब अवध में पृथुओं का विद्रोह हुआ था, यहां तक हम पिछली वीडियो के माध्यम से कवर कर चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर जाकर मेरी उस पिछली वीडियो को आप देख सकते हैं। अब उनसे आगे के शासन के दौरान अब हम जानते हैं कि भाई आखिर इनके शासन के समय और क्या क्या चीजें घटित हुई थी, किस प्रकार से इन्होंने शासन किया था, या फिर शासन जब शुरू किया था तो किस प्रकार के सिक्के चालू किए थे, किस प्रकार से इन्होंने संरक्षण दिया था विद्वानों को, या फिर किस प्रकार से इन्होंने अपने समय में कौन कौन से स्मारक या भवनों का निर्माण किया था। ठीक है, तो शुरू करते हैं गुलाम वंश के इल्तुतमिश। देखो, ये पृथ्वी है, ये अवध में इनका विद्रोह हुआ था, तो इन्होंने क्या करा था, इल्तुतमिश ने पृथ्वी सरदारों को हराया था। ठीक है, इन्हें हराने के बाद में अब इन्हें ये लगने लगा कि भाई मेरे शासन के दौरान यहां पर हो सकता है इसी प्रकार की घटनाएं आगे भी होंगी। तो इन्होंने अपने सबसे ज्यादा विश्वास पात्र, जिन सरदारों पर ये सबसे ज्यादा विश्वास करते थे, तो उन सरदारों का इन्होंने क्या करा था, वफादार गुलाम थे वो, लेकिन गुलाम होने के साथ वो सरदार थे। ठीक है, इनका एक टुकड़ी बनाई थी 40 की, उसमें 40 गुलाम सरदार थे जिनको तुर्कान ए चहलगानी कहा जाता है। इसमें 40 गुलाम सदस्य शामिल थे, जिनमें से एक बलवन भी था। उसके बारे में हम आगे जानेंगे, क्योंकि अभी हम जो जान रहे हैं वो केवल इल्तुतमिश जी के बारे में जान रहे हैं। अब होता क्या है कि यहां पर ये 40 गुलामों का एक समूह बना लेते हैं, जिनका नाम तुर्कान ए चहलगानी होता है। ये जो चहलगानी है, इस चहलगानी से संबंधित क्वेश्चन पेपरों में काफी बार पूछे गए हैं कि तुर्कान ए चहलगानी का निर्माण या संस्थापक कौन थे, किसने इस समूह को बनाया था। ठीक है, और एक इससे ही मिलता हुआ सवाल ये भी आता है पेपरों में कि तुर्कान ए चहलगानी, जो चहलगानी थे, इनका दमन किसने किया, इनका नष्ट किसने किया, इनको नष्ट जो किया था वो बलवन ने किया था। इसके बाद में इल्तुतमिश अपने सिक्कों पर क्या करते हैं, केवल भाई एक तो ये यहां पर तुर्कान ए चहलगानी का एक समूह बना लेते हैं, और ये अपने शासन के दौरान, क्योंकि यही वो पहले तुर्क सम्राट हैं, सुल्तान हैं, जो मान्यता प्राप्त सुल्तान कहे जाते हैं सल्तनत काल के। ठीक है, तो ये अपने सिक्कों पर केवल क्या करते हैं, खलीफा का प्रतिनिधि अपने सिक्कों पर अंकित कराते हैं और शुरू करते हैं। और दूसरा क्या करते हैं, इनकी सल्तनत काल में और आधुनिक समय में जो देन है और आज भी वो बरकरार है कि ये टकसाल पर, जहां पर ये मुद्राएं बनती हैं उसको टकसाल कहते हैं। इन टकसालों पर नाम लिखने की परंपरा की जो देन है वो इन्हीं की है, किसकी, इल्तुतमिश जी की। ठीक है, इसके बाद में होता क्या है, ये अपने ग्वालियर विजय के बाद, क्योंकि ये ग्वालियर जो विजय है, ग्वालियर को जीतने के बाद ये क्या करते हैं, अपनी पुत्री रजिया और स्वयं अपना नाम, रजिया का नाम सिक्कों पर अंकित कराते हैं ग्वालियर विजय के
उपलक्ष्य में कि भाई अब हम ग्वालियर जीत गए, तो ये खुश होकर अपनी पुत्री रजिया का नाम भी सिक्कों पर अंकित कराते हैं। और इन्हें सल्तनत काल में इनकी सबसे प्रमुख देन यह है कि ये इक्ता शासन व्यवस्था, इल्तुतमिश जी ने इक्ता शासन व्यवस्था, इक्ता से संबंधित भी क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं। इक्ता शासन व्यवस्था और सेना का निर्माण, कहां, सेना का निर्माण सल्तनत को दिया, ठीक है ना। इनका सेना का निर्माण करने का विचार भी इन्होंने सल्तनत को दिया। यह पहला, भाई देखो मैंने अभी आपको पहले तुर्क शासक थे, ये पहले तुर्क शासक थे जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। इन सिक्कों से भी संबंधित पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जहां जहां क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैं आपको जानकारी तुरंत देता रहूंगा। तो भैया सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्के किसने चलाए, तो इल्तुतमिश ने ही पहले शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। इसी कारण इन्हें, सिक्के चलाने के कारण इनको सिक्कों का राजकुमार भी कहा जाता है। किसको, इल्तुतमिश को। अब इन्होंने दो प्रमुख सिक्के चलाए थे उस समय, कौन कौन से, एक तो चांदी का टका इन्होंने चलाया था और तांबे का जीतल। ये इल्तुतमिश जी के द्वारा चलाए गए दो प्रमुख सिक्के हैं सल्तनत काल के। इन सिक्कों से संबंधित भी क्वेश्चन पेपरों में काफी बार पूछा गया है। इन सिक्कों के चलाने के कारण इल्तुतमिश को सिक्कों का राजकुमार, क्या, सिक्कों का राजकुमार किसे कहा जाता है, सिक्कों का राजकुमार इल्तुतमिश को कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पेपरों में पूछा गया है, ठीक है। और अब देखो ये तो हो गए कि इन्होंने सिक्के किस प्रकार से चलाए थे और इन्हें क्या क्या चीजों के नाम से इन्हें पुकारा जाता है, और इनके ही आधार पर पेपरों में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब होता क्या है, ग्वालियर विजय जो है, ये ग्वालियर विजय के समय क्या करते हैं, ये अपने जो इनके उत्तराधिकारी थे उनकी योग्यता को देखने के लिए ये अपने उत्तराधिकारियों को दिल्ली का प्रभारी नियुक्त करके जाते हैं और देखते हैं कि वो किस प्रकार से शासन व्यवस्था, कुशल प्रबंध कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि भाई किसको सुल्तान बनाना है, यानी उत्तराधिकारी बनाना है या नहीं बनाना। लेकिन अब हम जानते हैं कि इनका जो विश्वसनीय वजीर था, इनका विश्वसनीय वजीर था निजामुद्दीन जुनैदी। निजामुद्दीन जुनैदी था इनका विश्वसनीय वजीर, ठीक है। और इनके संरक्षण में, भाई जब इल्तुतमिश शासन करते थे तो इनके संरक्षण में कौन कौन थे, काजी हमीदुद्दीन नागौरी, इनके उसमें काजी हमीदुद्दीन नागौरी, शेख जलालुद्दीन तबरीजी, ठीक है ना, और नजीबुद्दीन नकबी। ये इनके संरक्षण के प्रमुख संत थे, विद्वान थे। अब जब ये इनके समय में इतने अच्छे विद्वान थे, संत थे, तो इन्होंने कुछ विद्वानों को कुछ उपाधियों से भी सम्मानित किया था जो इन्हें बहुत ज्यादा पसंदीदा, जैसे शेख बहाउद्दीन जकारिया। इल्तुतमिश ने शेख बहाउद्दीन जकारिया को शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी। शेख उल इस्लाम से भी संबंधित क्वेश्चन पेपरों में पूछा गया कि शेख उल इस्लाम किसे कहा जाता है। और एक बार यह हुआ था कि शेख बहाउद्दीन जकारिया को किस उपाधि, कौन सी उपाधि के नाम, जो इनकी उपाधि के नाम से जाना जाता है, तो शेख उल इस्लाम। और इन्होंने हमीदुद्दीन नागौरी को सुल्तान तरीकिन की उपाधि से सम्मानित किया था। किसने, इल्तुतमिश ने जकारिया को तो शेख उल इस्लाम की उपाधि से, और नागौरी को सुल्तान तरीकिन की उपाधि से सम्मानित किया था। इसके अलावा इनके दरबार में ताजुद्दीन दरबीर और रूहानी मिनहाज उस सिराज विद्वान थे।
इनके दरबार में इतने सारे विद्वान इनके दरबार में रहते थे। अगर हम इनके निर्माण के बारे में बात करें तो महमूद इनका पुत्र इनके समय में ही मर गया था। ठीक है, इन्होंने अपने पुत्र के लिए महमूद का मकबरा बनवाया, यानी सबसे पहले मकबरा बनाने वाला जो था वो इल्तुतमिश ही था। और इससे संबंधित भी पेपरों में क्वेश्चन पूछा जाता है कि महमूद का मकबरा जो था वो सुल्तानगढ़ी का मकबरा भी कहलाता है। यहां पर याद रखना, महमूद जी तो थे वो इल्तुतमिश के पुत्र थे। इल्तुतमिश ने अपने पुत्र के लिए मकबरा बनवाया जिसका नाम था महमूद का मकबरा, जो सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहलाता है। दूसरा, मकबरा बनाने के कारण इल्तुतमिश को मकबरों का जन्मदाता भी कहा जाता है। भाई ये क्वेश्चन पेपरों में पूछा गया था कि मकबरों का जन्मदाता किसे कहा जाता है। सल्तनत काल में सबसे पहले मकबरा बनाने का श्रेय किसको प्राप्त है, तो इल्तुतमिश को ही है। तो मकबरों का जन्मदाता भी इल्तुतमिश को कहा जाता है। इसने अपना मकबरा बनवाया। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या करा, महमूद का मकबरा बनवाया जिसको सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहते हैं। इसके बाद इन्होंने अपना मकबरा बनवाया, हौजे शमसी बनवाई, शमसी ईदगाह बनवाई और जामा मस्जिद 1223 ईस्वी में इल्तुतमिश जी के द्वारा बनवाई गई। इसके बाद में इन्होंने नागौर यानी जोधपुर राजस्थान में नागौर नामक जो क्षेत्र है उसमें तराकीन यानी विशाल दरवाजा जो कि 1230 ईस्वी में इन्होंने बनवाया था इल्तुतमिश जी ने। और मोइनुद्दीन जो थे, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह इन्होंने बनवाई थी। और अजमेर की मस्जिद और कुतुब मीनार को इन्होंने पूरा करने का श्रेय इनको जाता है। तो इनके समय में स्मारक और मकबरों के यानी निर्माण में बहुत ज्यादा उन्नति हुई थी मकबरों से संबंधित। ठीक है, इनके उत्तराधिकारियों के अगर बारे में हम जाने, जो मैंने अभी आपको जानकारी, जब ग्वालियर विजय के लिए ये जा रहे थे तो ये अपने उत्तराधिकारियों की योग्यता को जांचने के लिए ग्वालियर अभियान पर जाते समय ये उनको अपना प्रभारी बना के जाते हैं। किसको? रजिया को। भाई रजिया को ये दिल्ली का प्रभारी बनाकर जाते हैं और देखते हैं क्या रजिया सुल्तान बनने के काबिल है या नहीं है। इससे होता क्या है कि रजिया जब ये वहां से सुल्तान या कि ग्वालियर की विजय कर लेते हैं तो जब ये आके देखते हैं तो ये देखते हैं कि रजिया की कुशल प्रबंध के कारण शासन व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि ये क्या करते हैं, रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते हैं उसकी शासन व्यवस्था को देखते हुए। क्यों? क्योंकि पहले इन्होंने उसे दिल्ली का प्रभारी बनाया था। जब ये दिल्ली की प्रभारी, तो ये शासन व्यवस्था को बहुत अच्छी तरह से करते हैं, जिसके कारण इल्तुतमिश रजिया को अपना उत्तराधिकारी बना देते हैं। क्यों? क्योंकि महमूद की तो मृत्यु हो चुकी थी, जो कि सबसे ज्यादा लायक थे। उसके बाद में ये रजिया को उत्तराधिकारी बनाते हैं। अब क्या होता है, जब ये उत्तराधिकारी बनाते हैं तो उत्तराधिकारी के लिए उस समय एक मान्यता पत्र दिया जाता था। जैसे खलीफा देते थे सुल्तान बनने के लिए मान्यता पत्र, उसी प्रकार अब ये क्या कहते हैं, ताजुल मुल्क मोहम्मद दबीर। कौन थे? ताजुल मुल्क मोहम्मद दबीर को ये मान्यता पत्र कि भाई अब जो उत्तराधिकारी है मेरा, उसके लिए मान्यता पत्र तैयार करें। तो ये उनको आज्ञा देते हैं कि जाइए आप रजिया के लिए एक मान्यता पत्र तैयार कीजिए। ठीक है ना। इनके जब ये ग्वालियर की विजय प्राप्त करते हैं, एक तो ये उसको उत्तराधिकारी घोषित करते हैं, दूसरा दबीर को ये मान्यता पत्र तैयार करने के लिए बोल देते हैं, तीसरा क्या करते हैं, इसी खुशी में भाई एक तो विजय हो गई और उत्तराधिकारी रजिया को, तो ये
संस्मारक मुद्राएं, संस्मारक मुद्राएं चलाते हैं। याद रखना, एक तो इन्होंने सिक्के चलाए थे टका और जीतल, और संस्मारक ये मुद्रा चलाते हैं जिस पर क्या होता है, सुल्तान के साथ रजिया का नाम ये अंकित कर देते हैं। होता क्या है, अब पहले सुल्तान का नाम था सिक्कों पर, अब ये सुल्तान के साथ साथ अपनी पुत्री रजिया का नाम भी उन सिक्कों पर अंकित कर देते हैं। लेकिन होता क्या है, उसी दौरान विद्रोह हो जाता है। जब विद्रोह होता है, जो अमीर थे तुर्क अमीर, वो रजिया को पसंद नहीं करते थे। वो कहते थे कि भाई ये तो स्त्री है और स्त्री का सुल्तान होना ठीक नहीं है। तो ये क्या करते हैं, सुल्तान जो अमीर थे, अमीर उसके दूसरा पुत्र, इल्तुतमिश का दूसरा पुत्र था रुकनुद्दीन फिरोज, रुकनुद्दीन फिरोज था इनका दूसरा पुत्र। इसको ये 1236 ईस्वी में, क्या था, 1236 ईस्वी में इधर तो रजिया को सुल्तान घोषित, उत्तराधिकारी घोषित करता है इल्तुतमिश। जो सरदार थे तुर्क अमीर जो थे, वो क्या करते हैं, इसके दूसरे पुत्र जिसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज को ये 1236 ईस्वी में उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। अब जब उत्तराधिकारी घोषित करते हैं तो होता क्या है, इसके स्थान पर है ना कौन, ये जो रुकनुद्दीन फिरोज है, जब ये 1236 में उत्तराधिकारी घोषित हो जाता है तो अब ये राजा तो बनते हैं, लेकिन ये कमजोर सुल्तान थे, तो इनके हाथ में ये नाम मात्र के सुल्तान बनते हैं। लेकिन असली जो ताकत और सत्ता होती है वो इनकी मां कौन थी, शाह तुर्कान, इनकी मां थी शाह तुर्कान। अब जो ये शासन की डोर वो संभाल लेती हैं, यानी ये नाम मात्र के थे फिरोज, लेकिन शाह तुर्कान शासन संभाल लेती हैं। और भैया होता क्या, ये इतनी क्रूर और अत्याचारी महिला थी, ये जनता को ही जीना दुर्भर कर देती हैं। और होता क्या है कि आतंक का शासन शुरू कर देती हैं। अब जब ये आतंक का शासन शुरू करते हैं तो होता क्या है, इल्तुतमिश के पुत्र थे एक, अब भैया सत्ता और शासन तो इनके हाथ में आ गया, शाह तुर्कान के हाथ में, लेकिन इल्तुतमिश के एक और पुत्र थे जिनका नाम था कुतुबुद्दीन। अब इल्तुतमिश के एक दूसरे और तीसरे पुत्र कौन हो गए, दूसरे तीसरे मान लीजिए, पुत्रों में मान लीजिए, क्यों, क्योंकि महमूद, उसके बाद में तुम्हारा रुकनुद्दीन फिरोज, उसके बाद में कुतुबुद्दीन। अब क्या करते हैं, जब ये शाह तुर्कान के हाथ में सत्ता थी तो ये क्या करती है, कुतुबुद्दीन को अंधा करवा कर, देखो ये इतनी क्रूर थी कि ये तो नाम मात्र के थे, लेकिन सत्ता कौन संभालते, तुर्कान जी। तो ये इतनी क्रूर थी कि ये कुतुबुद्दीन को अंधा करवाकर मार डालती हैं, यानी इल्तुतमिश के पुत्र को भी मार देती हैं। इसके बाद में होता क्या है, अब सल्तनत में, इनके इल्तुतमिश के साम्राज्य में बदायूं, मुल्तान, लाहौर और हासी, इसमें क्या होता है कि गवर्नर विद्रोह कर देते हैं। अब भाई जब सुल्तान का पुत्र ही जीवित नहीं हो रहा, एक औरत के हाथ में, देखो यहां पर रजिया का तो विरोध बहुत सारे सुल्तान इन्होंने किया, अमीरों ने, लेकिन यहां पर जब ये शाह तुर्कान ने अपना शासन हाथ में ले लिया, नाम मात्र का तो राजा ये सुल्तान ये थे, अब शासन तो वही औरत ही कर रही है ना, स्त्री कर रही है। और यहां पर ये रजिया को कहते थे वो स्त्री है, शासन नहीं करना चाहिए। ये इतनी क्रूर थी कि जो भी इनके सामने बोलता था उसी को ये खत्म करवा देती थी। तो देखो कुतुबुद्दीन जो थे वो इल्तुतमिश के पुत्र थे, ठीक है, ये क्या करते हैं, उसे अंधा करवा कर मरवा डालती हैं। अब होता क्या है, इसी कारण बदायूं, मुल्तान, लाहौर, हासी के गवर्नर जो हैं वो विद्रोह कर देते हैं कि भाई ये यहाँ पर तो बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं, ठीक है ना। तो अब ये विद्रोह कर देते, तो अब होता क्या है कि रजिया जो थी वो लाल वस्त्र पहनकर नमाज के दिन, शुक्र वाले यानी जुम्मे के दिन जामा मस्जिद में पहुंच जाती हैं और तुर्क अमीरों से, सरदारों से गुहार लगाती हैं कि
भाई देख लो, शाह तुर्कान जो है वो बहुत ज्यादा अत्याचार कर रही है, उन्होंने राजकुमार को भी मरवा दिया, उसके बाद जनता को भी बहुत परेशान कर रही है। अब क्या, तो इससे होता क्या है कि रजिया की ये चीज, सारी चीजें जो कि इनके खिलाफ थी, तुर्कान के खिलाफ ये बोलती हैं, इससे जनता क्या करती है, कुछ अमीर और जनता, जनता जो है वो रजिया को सुल्तान चुन लेती है, यानी राजगद्दी पर वो रजिया को बैठा देते हैं। अब देखो, फिरोज जो बने थे वो भी 1236 में ही बने थे, और रजिया का शासन भी 1236 से 40 के बीच है। तो होता यही है कि 36 का समय पूरा नहीं हो पाता है। कभी आप ये कहें भाई रजिया का समय था ये तो 1236, लेकिन आपने फिरोज का समय बता दिया। फिरोज बनते हैं लेकिन उसी सन में, उसी साल ये सारी घटनाएं घटती हैं, जिस कारण क्या है कि जो जनता है वो जामा मस्जिद में जाती है ना, ये जामा मस्जिद के अमीरों के सामने ये गुहार लगाती है, भाई ऐसे ऐसे घटनाएं हो रही हैं, इतने अत्याचार हो रहे हैं, फलाना हो रहे। तो जनता क्या करती है, इन्हें सुल्तान बना देती है। सुल्तान बनाते हैं तो ये क्या करते हैं, सुल्तान बनते ही, और जनता, सुल्तान बनते ही तो रजिया और प्लस जनता, जनता क्या करती है, शाह तुर्कान को सबसे पहले बंदी बनाती है। शाह तुर्कान को यानी इल्तुतमिश की पत्नी को ये बंदी बना लेती हैं। और ये जो फिरोज है, फिरोज रुकनुद्दीन, ये उस समय दिल्ली नहीं थे। जैसे ये दिल्ली पहुंचते हैं, पहुंचने पर जनता रुकनुद्दीन को भी बंदी बना लेती है और मार डालती है। क्या करती है, बंदी बना लेती है और मार डालती है। इनके बाद में क्या होता है, 1236 में अब रजिया का शासन आता है, गुलाम वंश की ही है जो रजिया है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो जानकारी है केवल इल्तुतमिश जी के शासन से संबंधित जानकारी है कि भाई जब इल्तुतमिश का शासन था तो उस समय, एक तो पिछली वीडियो और एक इस वीडियो के माध्यम से मैंने केवल इल्तुतमिश जी के बारे में वो जानकारियां दी हैं कि जब इल्तुतमिश शासक थे तो उनके समय में कौन कौन सी घटनाएं घटी, उन्होंने किस प्रकार के सिक्के चालू किए, और उसके बाद में कौन कौन से विद्वानों को संरक्षण दिया, कौन कौन से उन्होंने मकबरे बनवाए। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं गुलाम वंश के इल्तुतमिश जी के बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारियां मिली होंगी। इन्हीं के आधार पर पेपरों में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देंगे। भाई चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।